एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ और उस इंसिडेंट को एनालाइज करने के बाद आप मुझे ये बताना कि क्या वो एक साइंटिफिक मिसएट्रिब्यूशन है या मेटेलिंडा इफेक्ट है या कुछ भी है अकॉर्डिंग टू यू, वो मुझे जानना है। लेकिन पहले इंसिडेंट जानते हैं। 1950s के टाइम पे सारे साइंटिस्ट लगे पड़े थे डीएनए की डिस्कवरी को लेके। सब ये जानते थे कि डीएनए करके कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो पेरेंटल फंक्शन होते हैं, जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं अपने चिल्ड्रन में, वो होते कैसे हैं और कब कब होते हैं। और ये सारी बातें हमें पता चल सकती थी अगर हमें डीएनए के बारे में पता चल सकता था। लेकिन डीएनए के बारे में जानने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर जानना होना बहुत जरूरी था और उसी के लिए सारे साइंटिस्ट दिन रात एक करके लगे पड़े थे। उन्हीं में एक फीमेल साइंटिस्ट थी जिनका नाम रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन था और उनकी टीम में उनके कलीग मॉरिस विल्किंस थे और उनका एक सबऑर्डिनेट रेमंड गॉसलिंग था और इनकी टीम को फ्रैंकलिन ही लीड कर रही थी। तो एक इंसिडेंट में फ्रैंकलिन का जो सबऑर्डिनेट है रेमंड गॉसलिंग, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए की एक फोटो खींचता है, जो फोटो बहुत मशहूर होती है फोटो 51 के नाम से, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर रिवील हो जाता है, जिसमें उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखता है। और ये वो फोटो फ्रैंकलिन और विल्किंस दोनों को दिखाता है। अब यहाँ पर मॉरिस विल्किंस जो थे वो बिना रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन की परमिशन के ये फोटो जेम्स वॉटसन को दिखा देते हैं। एंड गेस व्हाट, कुछ समय बाद डीएनए की डिस्कवरी हो जाती है, जिसके लिए 1962 में जेम्स वॉटसन, मॉरिस विल्किंस और उनके साथ एक और टीम मेंबर क्रिक को नोबेल प्राइज मिलता है। अब यहाँ पर आज के समय तक डिबेट होती है कि डीएनए की डिस्कवरी का सबसे सही हकदार कौन था। कुछ लोग अभी भी आर्ग्यू करते हैं कि नोबेल प्राइज रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन को ही मिलना चाहिए था, जो कि एक पर्सपेक्टिव कंसिडरेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव और देखें तो 1962 में फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि 1958 में ही उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइज पॉलिसी, डेथ के बाद किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। तो 1962 में फ्रैंकलिन को तो वैसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता था। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे रेमंड गॉसलिंग की, जिन्होंने ही वो फोटो 51 खींची थी। जब यहाँ पे मैंने और रिसर्च करा, तब यहाँ पर मेरे सामने दो और साइंटिफिक टर्म्स आई क्रेडिट को लेकर, एक एग्जीक्यूशन क्रेडिट और दूसरी इंटेलेक्चुअल क्रेडिट। एग्जीक्यूशन क्रेडिट उसे मिलता है जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है, जिसमें गॉसलिंग भी आते थे। लेकिन जब बात आती है इंटेलेक्चुअल क्रेडिट की, तब यहाँ पे उसे देखा जाता है जिसने मेथड डिजाइन करा है, जिसने रिजल्ट्स इंटरप्रेट करे हैं, प्रोजेक्ट गाइड करा है और डेटा को सिंप्लीफाई करा है, जिसमें सिर्फ फ्रैंकलिन ही इंक्लूड हो सकती थी। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचें तो जेम्स वॉटसन भी कुछ हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि डीएनए की डिस्कवरी उन्होंने पहले करी थी और फ्रैंकलिन ने भले ही फोटो डिस्कवर करी थी, लेकिन वो डीएनए की डिस्कवरी कर ही नहीं पाई। तो यहाँ पे ये कहना कि वॉटसन ने कुछ भी नहीं करा है, ये भी गलत है। फ्रैंकलिन को कोई प्राइज नहीं मिला, ये भी गलत है। और इन दोनों की फाइट में रेमंड गॉसलिंग भी हाईलाइट नहीं हो पाए, ये भी गलत है। और ये सब बातें जानने के बाद आपका क्या पर्सपेक्टिव बनता है, ये मुझे जरूर बताना।